हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मेहता क्लासेस मंडी डबवाली। लास्ट के टॉपिक्स में हमने किया था भाषाई दक्षता का विकास। आज हम कर रहे हैं अपने भाषाई कौशलों का विकास, कि जब हम बच्चों को भाषा सिखा रहे हैं तो उन्हें किन किन कौशलों की ज़रूरत है और उन जो कौशलों का विकास है वो कैसे होगा। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शिक्षा के अर्थ से, कि शिक्षा क्या है। शिक्षा देना या ज्ञान कौशल एवं भावगत व्यवहार प्रदान करना, मतलब बच्चों को जो है इस तरह से ट्रेन कर देना कि इस तरह का उनको ज्ञान प्रदान करना कि वो किस स्थिति में कैसा व्यवहार करें। ठीक है, इस बात का ज्ञान देना क्या है, शिक्षा है। अब हम बात करेंगे भाषा शिक्षण का अर्थ, कि अगर हम बच्चों को भाषा की शिक्षा दे रहे हैं वो चीज़ क्या है, भाषा व्यवहार की कुशलता प्राप्त करना। भाषा व्यवहार की यह कुशलता विभिन्न कौशल के विकास पर निर्भर है। शिक्षक को छात्रों के बौद्धिक और मानसिक विकास के अनुसार भाषा शिक्षण का कार्य करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये डेफिनेशन है वो ये कह रही है कि जब हम बच्चों को भाषा सिखा रहे हैं तो वो कोई एक कौशल का काम नहीं है। ठीक है, बच्चों को भाषा सिखाने के लिए हमें भिन्न भिन्न कौशलों की ज़रूरत पड़ती है, और उन कौशल का जो विकास है वो हमें कैसे करना है। और एक शिक्षक को चाहिए कि जब वो भाषा शिक्षण का कार्य कर रहे हैं तो बच्चों के बौद्धिक और मानसिक विकास के अनुसार है भाषा शिक्षण का कार्य कराना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम बच्चों को ऐसी चीज़ें समझाने लग जाते हैं जिनके लिए अभी वो पूर्ण रूप से जो का दिमाग है वो विकसित ही नहीं है, अभी वो मेंटली प्रिपेयर ही नहीं है उस चीज़ को सीखने के लिए, तो वहाँ पे इस तरह का जो शिक्षण है वो काम नहीं आता। फिर अब हम चल रहे हैं एक और परिभाषा की ओर, जो दी है किसने, एस.के. देशपांडे ने। ठीक है, वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि भाषा शिक्षण का संबंध ज्ञान प्राप्त करना या सूचना प्रदान करना ही मात्र नहीं है, बल्कि भाषा सीखने वाले को इन 4 कौशलों में दक्षता प्रदान करना है। ये कहते हैं कि भाषा जो शिक्षण का कार्य है उसका जो संबंध है वो सिर्फ ज्ञान प्राप्त करने या सूचना प्रदान, मतलब ऐसे नहीं कि अगर मैंने आपको कोई चीज़ बताई आपने वो सुन ली। ठीक है, एक तरह से मैंने अगर आपको कोई चीज़ बताई है तो आपने उसका क्या किया, ज्ञान प्राप्त किया है। ठीक है, और मैंने आपको क्या किया, सूचना प्रदान किया है। सिर्फ इतना ही नहीं है भाषा शिक्षण का काम। भाषा जो शिक्षण है वो क्या कहता है कि जो अब हम आने वाले अपने 4 कौशल पढ़ेंगे उनमें एक्सपर्ट करना है बच्चों को। अब वो देखेंगे हम कि वो 4 कौशल कौन कौन से हैं। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं आगे की ओर कि हमारे जो भाषाई कौशल हैं वो कितनी तरह के हैं और कौन कौन से हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे मैंने एक डायग्राम बना रखा है जिसमें मैंने क्या है अपने 4 भाषाई कौशलों का जिक्र किया हुआ है। सबसे पहले है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। देखो कई बार पेपर में क्या है, क्रम पूछ लिया जाता है कि जो हमारे भाषाई कौशल हैं उनका क्रम क्या है। तो सबसे पहले सुनना, मतलब लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। हम इसको LSRW ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, और हिंदी में अगर हम बात करें तो ये क्या है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। अब हम पढ़ रहे हैं, हमारा जो इसी का नेक्स्ट सब टॉपिक है भाषा सीखने का स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम। अतः भाषा जिसके द्वारा हम बोलते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं व लिखते हैं। शब्द सुनते ही मन में प्रतिमाएं बन जाती हैं जिससे प्रत्येक शब्द का अर्थ बालक समझ जाता है। देखो जब हम ये सारे जो भाषाई कौशल हैं वो हम क्या है सीख लेते हैं, उसमें दक्षता प्राप्त कर लेते हैं, तो क्या होता है कि जैसे मैं कोई वर्ड बोलूँगी तो आपके मन में क्या है, उसकी एक इमेज बन जाएगी। इमेज बन जाएगी तो उसका जो मीनिंग है वो भी आपको क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। जैसे सपोज मैंने एक वर्ड बोला गाय, गाय शब्द बोलते ही गाय की जो एक इमेज है वो आपके माइंड में बन जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि जो गाय है वो वाइट कलर की होती है, इसकी 4 टांगे हैं, ठीक है, एक पूंछ। तो क्या है, जब भी कोई हम शब्द बोलते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं या लिखते हैं, इन चारों में से हम कोई भी काम करते हैं तो क्या है, हमारे मन में एक प्रतिमा, एक इमेज बन जाती है जिससे
प्रत्येक शब्द का अर्थ जो है वो बालक समझ लेता है। यहाँ पे फिर से एक डायग्राम और बनाया हुआ है जिसमें मैंने भाषाई कौशलों के प्रकार, ठीक है, वैसे ये भी हमारे भाषाई कौशल ही हैं, बट जो हिंदी पेडागोजी में इन कौशलों को प्रॉपर नेम से जाना जाता है वो ये हैं। सबसे पहले है हमारा श्रवण कौशल, मतलब सुनना। फिर आता है मौखिक अभिव्यक्ति कौशल या भाषण कौशल, मतलब बोलना। पठन कौशल या वाचन कौशल, मतलब पढ़ना। और एंड में कौन सा हमारा आता है, लेखन कौशल या लिखित कौशल, मतलब लिखना। ठीक है, ये सारे जो कौशल हैं ये ऐसे सीक्वेंस में चलते हैं। सबसे पहले कौन सा है, श्रवण, फिर है मौखिक अभिव्यक्ति या भाषण कौशल, थर्ड नंबर पे है पाठन या वाचन कौशल, और फोर्थ नंबर पे जो है लेखन कौशल या लिखित कौशल। अब हम इन कौशलों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हमारा जो बेसिक है श्रवण कौशल। ठीक है, अब ये क्या कहते हैं कि जो श्रवण कौशल है वो भाषा सीखने में प्रथम स्थान किसका है, श्रवण कौशल का है। ये क्वेश्चन पिछले कुछ एग्जाम्स में आया हुआ है कि कौन सा कौशल है जो भाषा सीखने में प्रथम स्थान रखता है, तो वो कौन सा कौशल है हमारा, श्रवण कौशल। कैसे, सपोज कीजिए कि एक बच्चा पैदा हुआ, बच्चे ने सबसे पहले क्या किया, शब्दों को सुनना सीखा। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा कौशल होता है श्रवण, श्रवण का मतलब ही क्या है, सुनना। ठीक है, यह अन्य कौशलों को विकसित करने की आधारशिला है। सबसे पहले जो बच्चा है वो कौन सा कौशल सीखेगा, श्रवण कौशल सीखेगा। और जो श्रवण कौशल है बाकी के अन्य जो 3 कौशल हैं उनको विकसित करने का एक बेस है, एक आधार है। जो बालक सुनने में असमर्थ होता है वह बोलने में भी असमर्थ रहता है और उसका भाषा ज्ञान भी क्या रहता है, शून्य रहता है। अब जो बच्चे आपने देखा होगा कि किसी वजह से सुन नहीं पाते तो वो बच्चे क्या हैं, बोल भी नहीं पाते, इसलिए उनका जो भाषा ज्ञान है वो क्या रह जाता है, शून्य, जीरो रह जाता है। इस कौशल के बाद ही अन्य के कौशलों का विकास होता है। ये चीज़ हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि पहले जो सबसे पहले जो विकास होगा वो किसका होगा, श्रवण कौशल का होगा। फिर ही जो बाकी के बचे हुए कौशल हैं उनका विकास प्रारंभ होता है। किसी भी व्यक्ति के द्वारा बोले गए शब्द एवं भावों को कानों से सुनने और उसके अर्थ ग्रहण करने की योग्यता को श्रवण का नाम दिया जाता है। अब देखो कई बार क्या होता है कि हम कोई भी चीज़ है वो सुन रहे हैं बट हमारा ध्यान नहीं है, हम उसका अर्थ ग्रहण नहीं कर पा रहे, तो मतलब उस चीज़ को हम श्रवण नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ये जरूरी होता है कि किसी की कही हुई बात को सुनना और सुन के उसके अर्थ को समझना ही क्या कहलाता है, श्रवण कहलाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे श्रवण कौशल के महत्व कि जो हम श्रवण कौशल जिसकी हम बात कर रहे हैं उसके क्या क्या महत्व हैं, ये हमें कहाँ कहाँ पे काम आता है। बालक के व्यक्तित्व के विकास में सहायक है। ठीक है, जो श्रवण कौशल है वो एक बच्चे के व्यक्तित्व के विकास में क्या होता है, सहायक। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे जो हैं जैसे उनमें स्टेज फियर है, वो बोल नहीं पाते, तो वो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंट होके भी अदर एक्टिविटीज़ में पीछे रह जाते हैं। बट कुछ एक ऐसा एवरेज स्टूडेंट है जो पढ़ने में ठीक ठाक है बट वो क्या है, बाकी की जो एक्टिविटीज़ है उसमें सब में आगे रहता है, स्टेज पे बोलना, कोई एक्टिविटी परफॉर्म करना। ठीक है, तो जो श्रवण कौशल है वो क्या करेगा, एक बच्चे के व्यक्तित्व के विकास में सहायक होगा। जन्म के बाद ही बालक विभिन्न ध्वनियों को सुनने लगता है। अपने जन्म के कुछ समय के बाद ही बच्चा क्या करने लग जाता है, अलग अलग ध्वनियों को सुनने लग जाता है, जो उसके आसपास की आवाज़ें हैं उनको सुनने लग जाता है और धीरे धीरे वह उनको पहचानने भी लग जाता है। ध्यान से सुनने की कला जिसमें नहीं वह अपने विरोधियों के तर्क का खंडन नहीं कर सकता। अब सपोज कीजिए कि एक डिबेट का टॉपिक चल रहा है जिसमें किसी टॉपिक पे दो या दो से ज़्यादा ग्रुप हैं वो एक आपस में डिबेट कर रहे हैं, बट अगर हम उनकी बात को सुनेंगे ही नहीं तो हम बदले में अपना जवाब जो अपना तर्क है उनके सामने रख ही नहीं पाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या जरूरी है, उनकी बात को ध्यान से सुनना ताकि हम क्या कर सकें, उनको वापस से जवाब दे सकें। जिसमें इस कला का ज्ञान नहीं होगा वो क्या है, अपने विरोधियों के तर्क का खंडन, मतलब अपने विरोधियों को वापस से जवाब नहीं दे सकते।
फिर है ध्यान से सुनने वाले ही अपने विचारों के प्रतिपादन में ठोस तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं। यही पॉइंट हमने पीछे भी डिस्कस किया था कि जो व्यक्ति अपने जो सामने वाले इंसान या व्यक्ति की बात ध्यान से सुनेगा, ठीक है, सुन के ही वो वापस से क्या है अपने बिहाफ पे कोई ना कोई जो ठोस सॉलिड प्रूफ है उसको रिप्रेजेंट कर सकता है, कोई ठोस तर्क प्रस्तुत कर सकता है। फिर है बालक कविता सुनकर रसास्वादन करते हैं। अब देखो अब जो आजकल के हम बच्चों की बात करें तो बच्चे स्कूल जाने से ही पहले ही क्या है यूट्यूब पे राइम सुनना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। वो राइम्स क्यों सुनते हैं? क्योंकि वो सुनना उनको अच्छा लगता है, कहानी को सुनकर आनंद प्राप्त करते हैं, ठीक है। कि कुछ बच्चे हैं कि सपोज वो अपने दादी और नानी को बार बार कहते हैं कि दादी या नानी हमें कहानी सुनाओ, क्यों? क्योंकि उनको वो चीज़ क्या है अच्छी लगती है। साहित्य गतिविधियों का आनंद लेता है, कोई भी कल्चर एक्टिविटीज़ हैं जैसे कोई प्ले है या कुछ भी है तो उनको उन चीज़ों में भी क्या है अच्छा लगता है। तो ये थे हमारे सारे श्रवण कौशल के महत्व। अब हम बात करेंगे श्रवण कौशल के उद्देश्यों की। सबसे पहला उद्देश्य क्या है? सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ कि श्रवण कौशल के उद्देश्य का मतलब क्या है। यहाँ पे जो हम टॉपिक जो करने जा रहे हैं ये हम इस टॉपिक में ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि हमें क्यों बच्चों में ये कौशल जो है विकसित करना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये कहता है श्रुत सामग्री को समझने की योग्यता विकसित करना व महत्वपूर्ण बातों को चयन करने की योग्यता विकसित करना, ठीक है। अगर जिस बच्चे का श्रवण कौशल जो है पूर्ण रूप से विकसित हो चुका है तो वो क्या करेगा कि कोई भी टॉपिक अगर वो पढ़ रहा है, ठीक है, पढ़ के उसको समझना और जो जो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको सिलेक्ट करना। अब सपोज करो कि 5 पेज का कोई एक चैप्टर है तो क्या जो बच्चा है वो 5 के 5 पेजों की एक एक लाइन याद नहीं रखेगा, उसमें जो भी जरूरी बातें हैं, जो भी जरूरी पॉइंट्स हैं वो उनको ही याद रखेगा। तो ये सब कब पॉसिबल है? जब वो उसका जो श्रवण कौशल है वो पूरी तरह से विकसित है, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको? फिर आता है सारांश ग्रहण करने की योग्यता का विकास। वही बात कि जैसे हमने 5 पेजों का जो चैप्टर पढ़ा है, ठीक है, 5 पेजों के चैप्टर पढ़ने के बाद हम उसको एक पेज पे समराइज कर सकते हैं। वो कब होगा? जब बच्चे ने वो चीज़ ध्यान से सुनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट है विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना कि वे दूसरों की बात ध्यान से सुनकर अर्थ ग्रहण कर सकें, ठीक है। मतलब हम स्टूडेंट्स को इस लायक बनाएंगे कि वो दूसरों की बातें ध्यान से सुन के वो सामने वाला जो व्यक्ति है उन्हें क्या कहना चाह रहा है वो इस बात को गंभीरता से सुने और समझें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? ध्वनियों शब्दों के शुद्ध उच्चारण को ध्यान से सुनकर सही अनुकरण करने के लिए प्रेरित करना, ठीक है। अब जैसे कोई भी शब्द हैं, जैसे हम अगर प्राइमरी लेवल के बच्चे की बात करें, अगर हम उनको कुछ सिखा रहे हैं, चाहे हम उनको वर्णमाला सिखा रहे हैं, कोई शब्द सिखा रहे हैं, कोई वाक्य सिखा रहे हैं, ठीक है, उसका उच्चारण जो है वो शुद्ध कब होगा? जब बच्चे उस चीज़ को अच्छे से सुनेंगे और सुनकर वो टीचर को फॉलो करेंगे, ठीक है। अब इस बात के लिए क्या उनके लिए ज़रूरी है कि वो टीचर द्वारा जो कही हुई बात है उसको ध्यान से सुने और उसको फॉलो करें। स्वर के आरोह अवरोह और गति यति का सही अनुकरण करने की योग्यता लाना कि कहाँ पे हमें जो अपनी आवाज़ है उसको धीमा करना है, कहाँ पे हमें जो अपनी आवाज़ है उसको तीव्र करना है, किस वर्ड पे हमें कितना स्ट्रेस देना है। तो ये सब भी कैसे विकसित होगा? श्रवण कौशल के माध्यम से। फिर है मौखिक अभिव्यक्ति की विभिन्न शैलियों को प्रयोग में लाने की प्रेरणा देना कि हमने पहले पढ़ा था कि जो अभिव्यक्ति होती है वो मौखिक भी हो सकती है और लिखित भी हो सकती है। अब मौखिक अभिव्यक्ति भी हो सकती है, जैसे कोई बोलचाल की है, कोई भाषण देकर है, कोई गीत सुनाकर, कोई कहानी सुनाकर, ठीक है। कि हम इन बच्चों को इस बात के लिए प्रेरित करेंगे कि अपनी जो अभिव्यक्ति है वो जो मौखिक रूप से कर रहे हैं उसमें उन्होंने अलग अलग तरीकों को कैसे प्रयोग में लाना है, ठीक है। तो हम इसमें क्या है बच्चों को इस बात के लिए भी प्रेरित करेंगे। नेक्स्ट हमारा आ रहा है टॉपिक श्रवण कौशल के सिद्धांत, ठीक है। कि अगर हम बच्चों के अंदर श्रवण कौशल को विकसित कर रहे हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
सबसे पहले जो कहता है वो ये कि प्रस्तुत की जाने वाली सामग्री कैसी होनी चाहिए, रोचक होनी चाहिए। कि अगर बच्चों को जो मैं सामग्री बच्चों के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ उसमें बच्चों का इंटरेस्ट ही नहीं है तो बच्चे उस चीज़ को ध्यान से नहीं सुनेंगे, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि बालकों के स्तर के अनुसार होनी चाहिए। कि बच्चा जो है 3rd का, पर मैं उसको स्टोरीज है, उनका सिलेबस है वो करा रही हूँ 5th के अकॉर्डिंग, तो बच्चों के क्या है वो मानसिक स्तर के अनुकूल ही नहीं है, तो ये सारी चीज़ें बच्चे के दिमाग के ऊपर से जाएंगी। भय और आतंक की स्थिति में नहीं सुनाना चाहिए। हमें क्लास में कभी भी ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं करना चाहिए जिससे बच्चे को क्या है डर फील हो, क्योंकि अगर ये ऐसा वातावरण क्लास में होगा तो बच्चा जो चीज़ सीखनी चाहिए वो नहीं सीख पाएगा, ठीक है। उसको आपकी क्लास में आने से भी डर लगेगा। बालकों की दशा के अनुसार स्वर की उच्चता और निम्नता का ध्यान रखना चाहिए। कि अब देखो जैसे प्राइमरी स्टूडेंट्स हैं, रिसेस के बाद उनकी जो है, जैसे रिसेस में उन्होंने खाना खाया, उनको क्या आती है नींद आने लग जाती है, और सडनली क्या आता है कि 1st क्लास का बच्चा है, टीचर एकदम अपनी आवाज़ तेज करता है और वो क्या है डर के रोने लग जाता है। तो हमें ऐसी नहीं करनी चाहिए। हमें बालकों की दशा के अनुसार कि वो कितने एक्टिव हैं उसके अनुसार की क्या है हमें अपने जो स्वर है उसको ऊंचा और धीमा रखना चाहिए। फिर है शिक्षक द्वारा सस्वर वाचन, आदर्श वाचन, प्रसंग के अनुसार भावानुकूल वाचन करना चाहिए। मतलब एक शिक्षक को ये देखना चाहिए कि कब उसे किस टॉपिक का सस्वर वाचन कराना है, किस टॉपिक का आदर्श वाचन कराना है। और मतलब अगर जैसे कविता पढ़ा रहे हैं तो कविता में क्या है हमेशा सस्वर और आदर्श वाचन ही चलते हैं, तो मौका देख के ही जो है शिक्षक को उसी अकॉर्डिंग वाचन करवाना चाहिए। जो पाठ्य सामग्री गतिविधियों का प्रयोग होना आवश्यक है। जो भी हम एक्टिविटीज़ करा रहे हैं वो उनके सिलेबस से क्या होनी चाहिए, रिलेटेड होनी चाहिए, ठीक है। हम ऐसी पॉइंट्स करा रहे हैं जो बच्चों के सिलेबस में ही नहीं है तो वो क्या है टोटल वेस्टेज ऑफ टाइम है। बालक को प्रवीण या कुशल बनाने के लिए अत्यधिक अभ्यास का सहारा लेना चाहिए, ठीक है। किसी भी काम को करने के लिए, ठीक है, उसमें परफेक्शन लाने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है वो क्या रहती है, अभ्यास। अगर हम किसी भी चीज़ का अभ्यास करना छोड़ देंगे तो धीरे धीरे वो क्या है वो चीज़ हमारी आंखों से ओझल होनी स्टार्ट हो जाएगी और एक ऐसा भी टाइम आएगा जब हम उस चीज़ को भूल जाएंगे। बालक के केस में नहीं, ये तो जो चीज़ है ये हर जगह एप्लीकेबल होती है। सपोज कीजिए कि आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, ठीक है, आपने ड्राइविंग स्कूल में एडमिशन ले लिया, आप वहाँ पे 10 दिन जाते हैं, बट उसके बाद आपने उसकी प्रैक्टिस करनी छोड़ दी तो धीरे धीरे आप जो है उसका ज्ञान आपके दिमाग से ओझल होना शुरू हो जाएगा और एक टाइम पे ऐसा भी होगा कि आप गाड़ी चलाना भूल जाओगे। अब हम बात कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की जो है दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग, ठीक है। कि अगर हम बच्चों में श्रवण कौशल का विकास कर रहे हैं तो हमें किस तरह की सामग्री का उपयोग करना चाहिए। दृश्य का मतलब ऐसी सामग्री जिसे हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, और श्रव्य का मतलब जिसे हम सुन सकते हैं। तो हमें एक ऐसी सामग्री का प्रयोग करना चाहिए जिसे हम देख और सुन दोनों सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने 5 तरह की दृश्य श्रव्य सामग्रियाँ जो हैं वो लिखी हुई हैं, ठीक है। इसमें हम 1-2 और भी ऐड कर सकते हैं जैसे टीवी है, कंप्यूटर है, ठीक है। सबसे पहले है यहाँ पे ग्रामोफोन, फिर है रेडियो, टेप रिकॉर्डर, दूरदर्शन, चलचित्र। अब हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है हमारी ग्रामोफोन। ग्रामोफोन क्या है, मनोरंजन के अलावा शिक्षण आकर्षक बनाता है। देखो इसमें मनोरंजन तो होता ही होता है, साथ में जो हमारी टीचिंग है वो भी कैसे हो जाती है, अट्रैक्टिव हो जाती है। क्योंकि हमारे इंडिया में क्या है मोस्टली लेक्चर बेस्ड कि टीचर आता है आके समझा के चला जाता है। इसमें क्या होता है कि किस बच्चे ने ध्यान दिया, किस बच्चे ने ध्यान नहीं दिया, कौन सा बच्चा एक्टिव था, कौन सा बच्चा इनएक्टिव था, टीचर को इन बातों का पता नहीं चलता। तो जो ग्रामोफोन है वो हमारे बच्चों को एंटरटेन तो करेगा ही करेगा, साथ में जो टीचिंग है उसको भी क्या बनाएगा, अट्रैक्टिव बनाएगा। विद्यार्थियों के उच्चारण को भी ठीक करता है। बच्चे एक शब्द को जितनी बार सुनेंगे तो उनका उच्चारण भी क्या होगा, ठीक होगा। इसकी कीमत अधिक नहीं होती, प्रत्येक विद्यालय से खरीद सकता है, ठीक है। मतलब इसकी जो कॉस्ट है वो इतनी ज़्यादा हाई नहीं है, हर स्कूल इसको ईजिली अफोर्ड कर सकते हैं।
गीतों, कविताओं और पद्यांशों को सुनकर उनका ध्यान साहित्य की ओर खींचा जा सकता है। ठीक है, अब हम बच्चे को क्या है कि किसी भी कोई गीत हैं, कोई जैसे देशभक्ति के गीत हैं, कोई कविता है या कोई पद्यांश है, उनको बार बार सुनाकर जो है उनका जो ध्यान है वो साहित्य की ओर हम खींच सकते हैं। ठीक है, फिर है महापुरुषों के भाषण उपदेशों से नैतिक शिक्षा दी जा सकती है। कि सपोज जैसे कि कोई भी महापुरुष है, उसका जैसे सपोज कोई देशभक्त है, ठीक है, या कोई एक ऐसा इंसान जिसमें देशभक्ति कूट कूट कर भरी हुई है, उनके जो लेक्चर हैं अगर हम बच्चों को सुनाएं तो उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, नैतिक शिक्षा और देश प्रेम की भावना जो है जगा सकते हैं। फिर है छात्रों के उच्चारण संबंधी दोषों को दूर किया जा सकता है। यही पॉइंट यहाँ पे भी रिपीट हो गया कि उच्चारण ठीक भी हो सकता है और उच्चारण संबंधी जो दोष हैं उनको भी हम क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। तो ये हमने पढ़ा ग्रामोफोन के बारे में। अब हम पढ़ रहे हैं रेडियो के बारे में। रेडियो के बारे में जो पहला पॉइंट है वो ये कि आकाशवाणी से बालकों के लिए शिक्षाप्रद कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। ठीक है, कि अब तो जैसे टीवी, कंप्यूटर्स, यूट्यूब, इन सब चीज़ों का ट्रेंड है, बट जब ये चीज़ें नहीं थी, इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थी, तब क्या थे, रेडियो पे जो थे एजुकेशनल प्रोग्राम चलाए जाते थे। वाक्यों का प्रयोग, उच्चारण का अभ्यास आदि का प्रयास किया जाता है। ठीक है, कि किस वाक्य को कैसे बोलना है, किस शब्द का उच्चारण कैसे करना है, और उन उच्चारण का अभ्यास आदि भी रेडियो के चैनल्स के थ्रू कराया जाता था। नए नए कार्यक्रमों को सुनकर विद्यार्थी अपना उच्चारण शुद्ध कर सकते हैं। अगर इस तरह के कोई नए नए कार्यक्रम चलाए जाएं जिसको क्या है बच्चा सुने, और अगर बच्चा उस चीज़ को बार बार सुनेगा तो ऑटोमेटिकली जो उसका उच्चारण है वो कैसा हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, और उसमें उच्चारण संबंधी कोई दोष नहीं रहेगा। अब हम पढ़ रहे हैं टेप रिकॉर्डर के बारे में। टेप रिकॉर्डर क्या है, ठीक है, जिसमें हम कुछ भी रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। ठीक है, उच्चारण संबंधी दोष शीघ्रता से दूर किए जाते हैं। देखो, जब हमने रेडियो वगैरह ये सब चीज़ें पढ़ी हैं तो उसमें एक टीचर अपनी जो लेक्चर है रिकॉर्ड करके नहीं रख सकता, बट जो टेप रिकॉर्डर है उसमें हम जो टीचर्स हैं वो खुद का लेक्चर भी क्या है रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। अब मुझे पता होगा कि जो मेरी क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो मोस्टली कहाँ पे गलतियाँ करते हैं, तो मैं अपना एक जो लेक्चर है वो एक रिकॉर्ड करके रख दूँगी और उसकी जो प्रैक्टिस है वो बार बार स्टूडेंट्स को करवा दूँगी। महत्वपूर्ण भाषणों को टेप करके रखा जा सकता है और छात्रों को समय अनुसार सुनाया जा सकता है। यही बात मैंने कही कि कोई भी चीज़ है, चाहे वो कोई लेक्चर है, कोई स्पीच है, या कोई भी ऐसे वर्ड्स हैं, उनको मैं क्या करके टेप करके रिकॉर्ड करके रख सकती हूँ, और जैसे जैसे मुझे उसकी आवश्यकता लगेगी तो मैं बच्चों को समय अनुसार उस चीज़ को सुना सकती हूँ। नियमित रूप से दूरदर्शन देखने वालों का उच्चारण दूसरे छात्रों की अपेक्षा शुद्ध होता है। अब जो बच्चे क्या है इन चीज़ों के टच में रहते हैं कि थोड़ी टाइम बाद कोई लेक्चर दोबारा से सुन लिया, रेडियो पे प्रोग्राम आया वो देख लिया, तो इस तरह के जो स्टूडेंट्स हैं वो बाकी के स्टूडेंट्स से आगे निकल जाते हैं, क्योंकि उनका उच्चारण क्या है बाकियों की अपेक्षा शुद्ध हो जाता है। अब हम बात करें दूरदर्शन की। दूरदर्शन पर हम बोलने वाले की आवाज़ तो सुनते ही हैं और साथ में बोलने वाले को भी देख लेते हैं, क्योंकि इसमें क्या है दोनों चीज़ें हैं। अब जो हमने बात की थी वो किसकी की थी कि अभी तक सिर्फ हम उस चीज़ को सुन पा रहे थे, पर दूरदर्शन जो है उसमें हम क्या कर रहे हैं, सुनने वाले को भी देख रहे हैं और बोलने वाले को भी। ठीक है, फिर आता है हमारा चलचित्र या सिनेमा। नाटक को ध्यान से देखते हैं और सुनते भी हैं, कि बहुत सारे ऐसे मतलब प्रोग्राम चलाए जाते हैं, जैसे कि अभी कोई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेके था। ठीक है, तो ऐसे नाटक क्या होते हैं, शिक्षाप्रद होते हैं, शिक्षा देने वाले होते हैं, तो स्टूडेंट्स ऐसी चीज़ों को ध्यान से देखते भी हैं और सुनते भी हैं। फिर आती हैं हमारी शिक्षण विधियाँ, कि अगर हमने श्रवण कौशल को विकसित करना है तो हम किस किस मेथड से, किस किस विधियों से उनको इस कौशल को डेवलप करेंगे। तो सबसे पहले है हमारी प्रश्नोत्तर विधि, सस्वर वाचन, श्रुत लेखन, कहानी सुनना व सुनाना और भाषण। ठीक है, प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि में क्या होगा कि टीचर कोई भी प्रश्न पूछेगा और स्टूडेंट्स क्या है वापस से उसको उत्तर देंगे। ठीक है, तो ऐसा
कैसे पॉसिबल होगा, क्योंकि अगर बच्चे कब उत्तर दे पाएंगे, जब वो मेरे प्रश्न को ध्यान से सुनेंगे। सस्वर वाचन, सस्वर वाचन का मतलब क्या है, किसी भी चीज को लाउडली रीड करना, आवाज के साथ पढ़ना। श्रुत लेखन, श्रुत लेखन का मतलब क्या, टीचर कोई भी वर्ड बोलेगा और स्टूडेंट्स क्या है उसको ध्यान से सुनकर लिखेंगे। इसमें भी क्या है, श्रवण कौशल का विकास होगा। कहानी सुनना व सुनाना, अगर टीचर कहानी सुना रहा है तब भी बच्चे क्या है, उनका श्रवण कौशल विकसित होगा, और कोई बच्चा सुना रहा है तो बाकी के बच्चे भी उसको ध्यान से सुनेंगे। और लास्ट जो है वो क्या है, भाषण। ठीक है, कि कोई भी बच्चा क्या है अगर स्पीच दे रहा है और बाकी के बच्चे उस स्पीच को सुन रहे हैं तो इससे भी उनका क्या है, श्रवण कौशल विकसित होगा। अब हम देखेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या है। सबसे पहले जो है प्रश्नोत्तर और सस्वर वाचन में, प्रश्नोत्तर विधि में क्या होगा, पठित सामग्री पर प्रश्न पूछने चाहिए, कि जो सामग्री हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड हमें क्या है, बच्चों से क्वेश्चंस पूछने चाहिए। इससे जांच हो जाएगी कि छात्र सुनकर विषय वस्तु को ग्रहण कर रहे हैं या नहीं। क्योंकि क्या होता है कि अगर हम बीच में पाठ के मध्य में अगर हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो इससे सारे बच्चे एक्टिव हो जाएंगे कि क्या पता कब हमारी टर्न आ जाए। ठीक है, तो इससे क्या, एक तो स्टूडेंट कि जो एक्टिव पार्टिसिपेशन हो जाएगी, एक टीचर को भी ये पता चल जाएगा कि जो चीज़ समझाई जा रही है वो बच्चे समझ भी पा रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट है इसमें सस्वर वाचन, शिक्षक के आदर्श वाचन का अनुकरण कितनी सफलता से विद्यार्थियों ने किया है यह छात्रों का श्रवण कौशल बताएगा। ठीक है, आदर्श जो वाचन है उसका मीन क्या होता है कि पहले टीचर बोलेगा और टीचर को फॉलो करते हुए स्टूडेंट्स उस चीज़ को बोलेंगे। अगर हम सस्वर वाचन करवाएंगे तो क्या है, एक शिक्षक को ये पता चल जाएगा कि बच्चों ने उनको कितने हद तक जो है सक्सेसफुली कॉपी कर लिया है। अब है नेक्स्ट श्रुत लेखन। श्रुत लेखन क्या है, बालक सुनकर लिखेगा और वो क्या लिखेगा, जो सुनेगा वही लिखेगा। अगर उसने ध्यान से सुना ही नहीं तो शब्दों को लिखते समय या तो वो छोड़ देगा या फिर क्या लिखेगा, गलत लिखेगा। तो इससे भी क्या है, श्रवण कौशल की जांच हो जाएगी। कहानी सुनना, शिक्षक कहानी सुनाकर फिर विद्यार्थियों से सुने, इससे पता चलेगा कि छात्रों ने कहानी ध्यान से सुनी या नहीं सुनी। कोई भी कहानी है हमने बच्चों को सुनाई और वापस उनसे ही सुनी तो इससे भी क्या है, श्रवण कौशल की जांच हो जाएगी। फिर है हमारा भाषण। भाषण के प्रशिक्षण देने हेतु भाषण का भी अभ्यास कराना लाभकारी है। कोई भी स्पीच अगर हम बच्चों को रेडी करवाते हैं तो उसकी क्या है, बार बार हम उसको प्रैक्टिस भी करवाते हैं। भाषण विधि के बाद भी हमें क्या किया जाना चाहिए, प्रश्न पूछे जाने चाहिए ताकि हमें यह पता लग सके कि विद्यार्थियों ने ध्यान से वो चीज़ सुनी है या नहीं। तो यहाँ पे हमारा जो श्रवण कौशल है ये कंप्लीट हुआ। अब हम चल रहे हैं हमारे नेक्स्ट कौशल पे। नेक्स्ट जो हमारा कौशल है वो है हमारा भाषाई कौशल। कौन सा, मौखिक अभिव्यक्ति या फिर भाषण। अभी तक हमने जो सीखा वो क्या सीखा, श्रवण कौशल के बारे में। श्रवण कौशल का जो अर्थ था वो क्या था, सुनना। पर अब हम कर रहे हैं मौखिक कौशल, मतलब बोलकर अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाना। भाषण या बोलना कौशल का अर्थ क्या है, उच्चारण या भाषण का या वार्तालाप का अर्थ क्या है, बोलना। बोलना एक कैसी अभिव्यक्ति है, बोलना मौखिक अभिव्यक्ति है जिसमें ध्वनि, बल, लय, गति, स्वराघात, बलाघात, विराम चिन्हों का प्रयोग हो। देखो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें मौखिक अभिव्यक्ति मतलब बोलते टाइम हमें क्या है ध्यान में रखनी पड़ती हैं कि हमारी जो ध्वनि है वो कैसी होनी चाहिए, जो उच्चारण है वो कैसा होना चाहिए, इस वर्ड पे हमें कितना स्ट्रेस देना है, कब स्ट्रेस देना है। ठीक है, और विराम चिन्ह सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो रहती है बोलने में वो क्या रहती है, विराम चिन्ह। क्योंकि अगर हम विराम चिन्ह का प्रयोग अपनी मर्जी से करेंगे तो क्या है उनके अर्थ बदल जाते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं इसके कुछ पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट है वो क्या कहता है, मनुष्य सामाजिक प्राणी है, वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति समाज में रहकर ही करता है। ठीक है, ये तो हम बचपन से ही पढ़ते आए हैं एसएस में कि मनुष्य किस तरह का प्राणी है, एक सामाजिक प्राणी है। वो समाज में रहकर ही जो अपनी मूलभूत आवश्यकताएं हैं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान
इन सब की पूर्ति कहाँ करता है? समाज में रहकर ही करता है। परस्पर संपर्क भाषा के माध्यम से ही मनुष्य क्या है? समाज के सदस्य बन जाते हैं। ठीक है, अब जैसे आस पड़ोस है हमारा, एक परिवार की तरह बन जाता है। कैसे? क्योंकि हम उनसे क्या है, डेली रूटीन में बातें करते हैं, उनका हाल चाल पूछते हैं। तो एक जो परस्पर संपर्क है, डेली की जो बातचीत है, ठीक है, उससे जो एक मनुष्य है वो क्या बन जाता है? एक समाज का सदस्य बन जाता है। जो एक समाज है वो उसका क्या बन जाता है? परिवार बन जाता है। मनुष्य जब बोलकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं तब इसे हम क्या कहते हैं? मौखिक अभिव्यक्ति या भाषण कौशल भी कहते हैं। ठीक है, अपने विचारों की अभिव्यक्ति हम यहाँ बोलकर कर सकते हैं या लिखकर कर सकते हैं। जब हम अपने विचारों को बोलकर प्रकट करेंगे तो उस तरह की जो अभिव्यक्ति है वो हमारी क्या कहलाती है? मौखिक अभिव्यक्ति या फिर भाषण कौशल। सुनते सुनते स्वतः ही बोलने लगते हैं। अब आपने देखा हो कि बच्चा है, उसको कोई बोलने की स्पेशल ट्रेनिंग नहीं दी जाती, वो जैसे धीरे धीरे बड़ा होता है वर्ड्स को सुनते सुनते, और उन्हीं वर्ड्स को वो क्या है? खुद बोलना आरंभ कर देता है। प्रारंभ में बच्चे कैसा बोलते हैं? तुतलाकर बोलते हैं, उनका जो उच्चारण है वो शुद्ध नहीं होता। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है, शिक्षक इस समय विद्यार्थियों के साथ धैर्यपूर्वक एवं प्रोत्साहित करने का व्यवहार करें। देखो, जब बच्चा स्कूल स्टार्ट करता है, उसकी फर्स्ट क्लास है या फिर उसकी बिल्कुल ही बेसिक क्लासेस चल रही हैं, प्री नर्सरी, नर्सरी, तो सबसे ज़्यादा जो पेशेंस की ज़रूरत होती है उस टाइम टीचर को उन क्लासों में होती है, क्योंकि बच्चों को हम बहुत उसका जो बेसिक है उस टाइम पे वो प्लेटफॉर्म उसका रेडी कर रहे होते हैं। तो इस टाइम पे टीचर को चाहिए कि सबसे ज़्यादा वो बच्चों के साथ धैर्यपूर्वक, ऐसे नहीं कि टीचर छोटी छोटी बात पे हाइपर हो जाए और बच्चों पे हाथ उठा दे, तो ऐसा बिहेवियर एक टीचर का नहीं होना चाहिए। और उनको मोटिवेट करने वाला कि आज नहीं तो कल, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इस तरह का जो है एक टीचर का बिहेवियर होना चाहिए। नेक्स्ट है, अशुद्ध उच्चारण को कैसा बनाना चाहिए? शुद्ध बनाना चाहिए। ठीक है, अगर कोई बच्चा बोलने में गलती कर रहा है तो उसके जो उच्चारण है उसको साथ के साथ हमें कैसा बनाना चाहिए? शुद्ध बनाना चाहिए। अब हम बढ़ रहे हैं इसी के बारे में, समाज द्वारा स्वीकृत जिन ध्वनि संकेतों के माध्यम से मानव अपने भावों को प्रकट करता है उसे क्या कहते हैं? मौखिक अभिव्यक्ति करते हैं। कि बोलकर जिन ध्वनि चिन्हों के द्वारा हम अपने भावों को प्रकट कर रहे हैं वो क्या कहलाती है? मौखिक अभिव्यक्ति। यहाँ पे प्रोफेसर रमन बिहारी लाल हैं, वो क्या कहते हैं मौखिक अभिव्यक्ति के बारे में? मानव अपने हृदय के भावों को प्रकट करने के लिए जिस ध्वन्यात्मक संकेत साधन का प्रयोग करते हैं उसे उसकी मौखिक भाषा कहते हैं। ठीक है, अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी जो इंसान हैं उनकी जो मौखिक भाषा है, बोलने की भाषा, वो सेम रहे। हर व्यक्ति की मौखिक भाषा क्या है? अलग अलग हो सकती है। तो वो क्या कहते हैं कि अपने दिल के जो भाव हैं, विचार हैं, उनको प्रकट करने के लिए हम जिन ध्वनि चिन्हों का, जिन ध्वनि संकेतों का प्रयोग करते हैं वही उसकी क्या बन जाती है? मौखिक भाषा बन जाती है। मनुष्य जीवन के हर क्षेत्र में मौखिक व्यक्ति से ही कार्य संपन्न करते हैं। मौन साधना को छोड़कर जीवन का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां मौखिक अभिव्यक्ति की आवश्यकता ना रहती हो। अभी हमने पढ़ा था कि जो अभिव्यक्ति है वो क्या है? दो तरह से होती है, मौखिक या लिखित। अब आप सोचो कि सपोज कि आपके पास मौखिक अभिव्यक्ति का ऑप्शन नहीं है, आपको जो अपनी अभिव्यक्ति है वो कैसे करनी है? लिख कर करनी है। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए? इसके लिए आपको एक तो हर टाइम जो है पेन पेपर या पेन पेंसिल या पेपर, इन सभी चीज़ों की नीड रहेगी, क्योंकि आप क्या है हर चीज़ को वहाँ पे लिख के प्रेजेंट करोगे। तो सोचो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आपको हर बात जो है लिख कर दूसरों तक पहुँचानी है। ठीक है, जो मौखिक अभिव्यक्ति है वो सबसे हर क्षेत्र में ही हमारे लिए लाभदायक है, क्योंकि ये टाइम, समय, मेहनत सब कुछ जो है इससे हमारा सेव होता है, बचता है। अब हम पढ़ रहे हैं भाषण, बोलना या मौखिक अभिव्यक्ति जो कौशल है उसके महत्व क्या क्या है। यहाँ पे सिर्फ मैंने हेडिंग्स लिखी हैं, इसको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है हमारा दैनिक जीवन में सहायक, व्यावसायिक क्षेत्र में सहायक, ज्ञानोपार्जन का महत्वपूर्ण साधन है,
अभिव्यक्ति का सहज साधन है, मौखिक अभिव्यक्ति व्यवसाय के रूप में लाभदायक है, सामाजिक कुशलता का विकास है, व्यक्तित्व के विकास का प्रतिबिंब है। अब हम इनको डिस्कस कर रहे हैं वन बाय वन। सबसे पहले है हमारे दैनिक जीवन के कार्यों में सहायक। ठीक है, जीवन के सभी कार्यों में मौखिक अभिव्यक्ति का अपना ही अलग महत्व है। ठीक है, अगर हम कोई भी मार्केट जा रहे हैं तो वहाँ पे कुछ भी हमने फल सब्जियाँ कुछ भी खरीदना है तो हम वहाँ से कोई वो भाव तोल करना है, वो भी सब क्या है हम बोल के ही करते हैं। मनुष्य समाज में कार्य करना सहज मानता है। ठीक है, मतलब कि अगर हम समाज में रह रहे हैं, ठीक है, तो हमने अभी भी ये डिस्कस किया था कि जो मनुष्य है एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज में रहकर ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। वो किसके थ्रू पॉसिबल है? वो सिर्फ और सिर्फ मौखिक अभिव्यक्ति के माध्यम से ही पॉसिबल है। वैचारिक आदान प्रदान में सहायक है, मनुष्य दूसरों की बात समझता है और अपनी बात रखता है। ठीक है, बोलकर ही क्या है हम दूसरों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं और जो सामने वाला व्यक्ति बोल रहा है और उसके विचारों को हम समझ सकते हैं। आदेश निर्देश देने व लेने का माध्यम है। ठीक है, कि कोई भी अपने बच्चों को कोई डायरेक्शंस देनी है, कोई भी ऑर्डर देने हैं, तो यहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे? मौखिक अभिव्यक्ति का। तो इन सभी क्रियाकलापों में क्या है? मौखिक अभिव्यक्ति का अत्यंत महत्व है। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं व्यवसायिक क्षेत्र में सहायक। मनुष्य अपने जीविकोपार्जन के लिए किसी न किसी क्षेत्र से जुड़ता है, इन सभी क्षेत्रों में मौखिक भाषा का प्रयोग होता है। अब कोई भी प्रोफेशन है, चाहे कोई सब्जी बेच रहा है, चाहे कोई कपड़े बेच रहा है, चाहे वो कोई टीचर है, ठीक है, अब सारे क्या हैं, ये सब काम क्यों करते हैं? कमाई के लिए करते हैं, पैसे कमाने के लिए करते हैं। और इन सभी क्षेत्रों में किसका महत्व है? मौखिक अभिव्यक्ति है। कि अगर सब्जी वाला है वो हर बार क्या है सब्जी अलग अलग सब्जियों के रेट लिख के बताने लगे, जो कपड़े वाला है वो कपड़े की जो क्वालिटी है वो लिख के बताना लगे, तो ये सब चीज़ें कितनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। तो जो प्रोफेशन है, प्रोफेशन में जो भी सबसे ज़्यादा जो महत्व रहता है वो किसका रहता है? मौखिक अभिव्यक्ति का। सभी क्षेत्रों में ही क्या है? मौखिक अभिव्यक्ति का अपना महत्व है। प्रशिक्षण देने हेतु और पढ़ाने के लिए भी मौखिक अभिव्यक्ति पर निर्भर ही रहना पड़ता है। एक टीचर कब तक पूरा आता रहेगा जब वो हर चीज़ें क्या है वाइट या ब्लैक बोर्ड पर लिखकर तुम्हें समझाता रहे। एक टाइम ऐसा भी आ जाएगा जब तुम खुद ही बोर हो जाओगे। फिर है बोलचाल क्या है? अभिव्यक्ति का सहज साधन है। बोलचाल से व्यक्ति क्या है अपनी दूसरों पर छाप छोड़ता है। कि कई बार क्या होता है कि हम किसी की स्पीच सुन रहे हैं या किसी के कोई गाना सुन रहे हैं, किसी की कोई कविता, कि अगर वो चीज़ हमें इम्प्रेसिव लगती है तो वो हमारे जो मन पे एक अलग तरह का इफेक्ट छोड़ जाती है कि हम उससे कुछ प्रेरणा लेते हैं कि अगर इस इंसान ने कोई एक बात अच्छी कही है तो हम भी उसको अपने जीवन में उतारेंगे। तो जिसका जितना अच्छा बोलचाल होगा वो दूसरे व्यक्तियों पर उतनी ही अपनी छाप छोड़ेगा। अच्छे वक्ता के भाषण इसके श्रेष्ठ उदाहरण हैं। ठीक है, फिर है मौखिक अभिव्यक्ति व्यवसाय के रूप में। क्रय विक्रय में मौखिक अभिव्यक्ति व्यवसायिक रूप धारण कर लेती है। ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी प्रोफेशन है, चाहे कपड़े बेचने का है, चाहे सब्जी बेचने का है, चाहे टीचर का है, हर प्रोफेशन में ही क्या है मौखिक अभिव्यक्ति का अपना एक महत्व है। बोलचाल में निपुण दुकानदार अपना माल बेचने में सफल हो जाता है। कि कई बार क्या होता है कि हम इतना मेंटली प्रिपेयर होके नहीं जाते, बट सामने वाला जो सेल्स पर्सन है वो हमें इतना अपनी बातों में इतना उलझा लेता है या इतना हमें सेटिस्फाई कर देता है कि जो चीज़ हम टारगेट लेके गए थे कि आज हमने इतनी जो परचेजिंग करनी है उससे ज़्यादा हमारी परचेजिंग हो जाती है। आज की विज्ञापन संस्कृति में मौखिक अभिव्यक्ति की बहुत आवश्यकता है। हम देखेंगे कि तरह तरह की एड्स आती हैं तो उसमें क्या वो लिख के अपनी अभिव्यक्ति कर रहे होते हैं, लिख के उस चीज़ की एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं, नहीं, वो बोल कर ही क्या है उस चीज़ की एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं। फिल्म उद्योग, नाट्यकर्ता, व्यवसाय में मौखिक अभिव्यक्ति का ही बोलबाला है। अब कोई भी सीरियल है, कोई भी मूवी हम देख रहे हैं तो उसमें क्या है जो भी करेक्टर्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं, ना कि कोई लिख लिख के तुम्हें दिखा रहा होता है कि मेरा ये डायलॉग है। नेक्स्ट आता है हमारी सामाजिक कुशलता का विकास।
मौखिक अभिव्यक्ति सामाजिक संबंधों में सुदृढ़ता लाती है, क्योंकि भावपूर्ण बोलचाल की निपुणता मनुष्य को शिष्ट और नम्र बनाती है। ठीक है, अगर जैसे कोई भी सामाजिक संबंध है, हमारा समाज से संबंध है, टीचर स्टूडेंट का है, फ्रेंड फ्रेंड का है, कोई भी संबंध है, आपके जो बोलचाल है वो आपको कैसा बताएगा, शिष्ट और नम्र। कि कई बार क्या होता है कि कोई एक ऐसा इंसान है जिसकी बोली जो है बहुत ही मतलब रूड है, बहुत ही हार्ड वो बोलते हैं, तो वो क्या है, हम उसको लेके एक मन में अवधारणा बना लेते हैं कि ये तो है ही ऐसा खड़ूस सा। फिर आता है, इससे मनुष्य के सामाजिक संबंधों में पारस्परिक रूप से सामंजस्य स्थापित होता है। ठीक है, कि जो भी बोलचाल है वो क्या है, सामाजिक संबंधों में, आपसी सामाजिक संबंधों में क्या स्थापित करता है, सामंजस्य मतलब एडजस्टमेंट। अब हम पढ़ रहे हैं कि एक शिक्षक के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए। सबसे पहला है, बालक मौखिक भाषा का प्रयोग सहज ढंग से अनुकरण द्वारा अपने आप करने लग जाता है। ये चीज़ हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कोई भी बच्चा है वो सुनते सुनते ही क्या है, बोलने लग जाता है, चाहे वो स्कूल हो या घर। फिर आता है, शिक्षक इस बात का ध्यान रखें कि वे अपने छात्रों में इस कौशल को कैसे विकसित करें। साथ ही शिक्षक को मौखिक गुणों का पूर्ण रूप से ज्ञान होना चाहिए। अगर टीचर में ही मौखिक गुणों का विकास नहीं है तो जो मौखिक कौशल है वो अगर अपने स्टूडेंट्स में विकसित करना चाहते हैं तो वो कैसे कर पाएंगे। जिस चीज़ की टीचर को खुद को ही नॉलेज नहीं है वो चीज़ बच्चों को कैसे सिखा पाएंगे। तो पहला जो पॉइंट है एक टीचर में वो क्या होना चाहिए, स्वाभाविक होना चाहिए। भाषा में उसके बनावटीपन नहीं लगना चाहिए कि एक जो वो बच्चों को सिखा रहे हैं उनका जो मेथड है सिखाने का एक नेचुरल सा होना चाहिए, बिल्कुल उसमें आर्टिफिशियल जैसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। स्पष्टता, उसका जो वार्तालाप करने का तरीका है वो कैसा होना चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट, सीधी सीधी बात कहे, ऐसे नहीं जलेबी की तरह बात घुमा घुमा कर कही जाए। ठीक है, टू द पॉइंट चलो बिल्कुल। शुद्धता, वार्तालाप में शुद्ध उच्चारण का ध्यान रखा जाए। शिक्षक स्वयं स्पष्ट और शुद्ध शब्दों का उच्चारण करें। अशुद्ध उच्चारण वार्तालाप को भद्दा और गतिहीन बना देता है। अब इसका जो एग्जाम्पल है वो 3 इडियट्स मूवी में आप सभी ने देखी होगी, सबसे दी बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, फिर आता है मधुरता। मधुरता क्या है, वार्तालाप मधुर होना चाहिए, मधुरता में एक आकर्षण होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल जैसे ये है कि जिसकी बोली में मिठास है वो जो व्यक्ति है वो सभी को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। इसीलिए कहावत बनाई हुई है कि जो मीठा बोलता है उसकी तो मिर्चें भी बिक जाती हैं और जो कड़वा बोलता है उसकी जलेबी भी नहीं बिकती। ठीक है, तो ये शिक्षक के गुण हैं, आगे भी हैं। फिर है सर्वमान्य भाषा का प्रयोग करना। जो एक टीचर है उसको ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जो सभी बच्चों को समझ में आ जाए, क्योंकि अप्रचलित शब्दों का प्रयोग, ठीक है, जो शब्द बच्चों ने सुने ही नहीं है वो वार्तालाप को कैसा बना देते हैं, नीरस बना देते हैं। असामान्य भाषा का प्रयोग इसे क्या बना देता है, नीरस बना देता है। फिर सुनने वालों के अनुकूल, जिस स्तर के व्यक्ति से बातचीत की जा रही है उसके अनुकूल भाषा का प्रयोग ही करना चाहिए। अब सपोज बच्चे अभी हिंदी तो सीखे नहीं अभी सुना और मैं बात कर रही हूँ उनसे इंग्लिश में, तो वो क्या है, उनके मानसिक स्तर के अनुकूल है ही नहीं। तो हमें ध्यान रखना चाहिए बात का कि जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हो उसे उसके स्तर के अनुसार ही बात की जानी चाहिए। शिष्टता के नियमों का क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। सामाजिक परिधि को ध्यान में रखकर भाषा बोली जानी चाहिए। कि सपोज करो एक टीचर ही जब गालियों पे उतर आए तो उसके बच्चे क्या सीखेंगे। तो एक जो टीचर है उसको सामाजिक परिधि मतलब समाज के बनाए हुए जो नियम है उसके अंदर ही रहकर बातचीत करना चाहिए और वैसी ही भाषा बोलनी चाहिए। अवसरानुकूलता, मौखिक भाषा अवसर के अनुकूल बोली जाए। सभी अवसरों पर एक ही प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं किया जा सकता। हर्ष, उल्लास, शोक, दुख, दया के साथ भाषा बदल जाती है। ठीक है, अब कई ऐसे अवसर है जहाँ पे हमें नहीं हंसना चाहिए पर हम वहाँ पे जाके हंसने लग जाएं तो कितना भद्दा लगता है वो चीज़। तो हमें अवसर देख के ही अपनी भाषा का प्रयोग करना चाहिए कि कौन सा अवसर किस भाषा के अनुकूल हो। फिर है प्रवाह। मौखिक भाषा में जो है प्रवाह कैसा होना चाहिए, उचित होना चाहिए।
अब वो कब होगा, जब आप में प्रॉपर क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, और इसके लिए आपको किसका ज्ञान होना चाहिए, विराम चिन्हों का। ऐसे नहीं कि आप एक शब्द बोल रहे हो, उसके बाद 1 मिनट का गैप है, फिर आप दूसरा शब्द बोल रहे हो, या इतनी जल्दी में शब्द बोल रहे हो कि एक के बाद जो तीसरा शब्द आपको समझ में आ रहा है, दूसरा शब्द सुनने वाले को समझ ही नहीं आ रहा। फिर आ रहा है इसके लिए शिक्षण विधियाँ। इसके लिए जो शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी होनी चाहिए, ठीक है, तो प्राथमिक स्तर से मौखिक भाषा में शिक्षा प्रदान की जाए। हम जो प्राथमिक जो प्राइमरी लेवल है उसमें कैसे करते हैं, बोलकर ही शिक्षा प्रदान करते हैं। छात्र उच्च स्तर तक पहुँचते पहुँचते छात्र स्पष्टता, मधुरता, सुबोधता, स्वाभाविकता एवं प्रभावकत्व जैसे गुणों का विकास उनमें हो जाता है। जैसे जैसे वो धीरे धीरे बढ़ेंगे तो उनमें गुणों का विकास हो जाएगा। अब हम पढ़ रहे हैं इसकी विधियाँ। सबसे पहले क्या है, सस्वर वाचन। सस्वर वाचन में क्या होगा, पहले टीचर बोलेगा और विद्यार्थियों को बोलने को कहेगा, ताकि विद्यार्थियां जो हैं अशुद्धियां करें तो उनकी अशुद्धियां दूर की जा सकें। फिर है प्रश्नोत्तर। सामान्य विषय एवं संबंधित पाठों से विद्यार्थियों से क्या किया जाए, प्रश्न पूछे जाएं और छात्रों से अपूर्ण उत्तर को पूर्ण करवाया जाए। जैसे फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं बच्चों से पूछे जाने चाहिए। नेक्स्ट जो शिक्षण विधि है, कविता पाठ। छोटे बालकों को कविता याद करवाकर कविता पाठ की प्रेरणा दी जानी चाहिए। कविता हाव भाव लय ताल के साथ ही प्रस्तुत की जानी चाहिए, ताकि बच्चों का क्या है उसमें इंटरेस्ट बना रहे। चित्र वर्णन। छोटे बालक चित्रों में रुचि रखते हैं, अतः चित्र दिखाकर प्रश्न पूछे जाने चाहिए। गाय का चित्र दिखा के हम गायों के बारे में बहुत सारी बातें कर सकते हैं कि गाय कैसे रंग की है, इसकी टांगे कितनी हैं, ये क्या खाती है, ठीक है। अंताक्षरी मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का विकास करने के लिए उपयोगी और सशक्त साधन है। फिल्मों के गाने के बदले हम बच्चों को क्या है, कविताएं याद करवा सकते हैं। जरूरी नहीं कि अंताक्षरी में हमेशा हमें सॉन्ग्स को इन्वॉल्व करना चाहिए। फिर है पाठ का सार प्रस्तुतिकरण। पाठ पढ़ने के बाद विद्यार्थी से हम क्या कह सकते हैं कि आप इस चीज का सार बताओ, समरी बताओ। स्वतंत्र आत्म प्रकाशन। कुछ भी मतलब बच्चों के खुले विचारों से उनको कुछ भी किसी भी टॉपिक पे बोलने के लिए कहना, ये है स्वतंत्र आत्म प्रकाशन। भाषण। भाषण क्या है, मौखिक अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। बालकों का जो भाषण होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, उनके मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए। फिर है नाटक मंचन। कोई भी किसी भी टॉपिक पे लेके क्या है उन पे नाटक प्ले कराना, ठीक है। उसमें बच्चे क्या करेंगे, अलग अलग कैरेक्टर्स का रोल प्ले करेंगे, बोलेंगे भी सुनेंगे भी। फिर आती है वाद विवाद प्रतियोगिता। जैसे कोई डिबेट है, ठीक है, इसमें क्या है बच्चे अपने विचार दूसरों के सामने रखेंगे। फिर आती है सामूहिक परिचर्चा, मतलब ग्रुप डिस्कशन। विचार विमर्श मौखिक में अत्यधिक उपयोगी है। यह वाद विवाद से भी अच्छा है, क्योंकि इनमें क्या होती है, सत्य, इसमें सच्चाई होती है। फिर है इस विधि में हम कैसे, जो ग्रुप डिस्कशन होती है वो कैसे होती है कि इस विधि में छात्रों को क्या है, एक सर्कुलर रोटेशन में बिठाया जाता है, और या फिर हम लाइन में भी बिठा सकते हैं, पर जो परफेक्ट पोस्चर होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर होता है। एक विषय को लेकर अपने विचार प्रकट करते हैं, और जो विषय होना चाहिए वो उनका कैसा होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए, ताकि बच्चे इस चीज़ में अपना फुली पार्टिसिपेशन दे सकें। इसमें क्या है, सभी व्यक्तियों को सभी जो छात्र हैं उनको अभिव्यक्ति का अवसर मिलना चाहिए। ऐसे नहीं कि एक ही ग्रुप का कोई टीम लीडर है वही बात कर रहा है और बाकी के बच्चे हैं वो चुप हैं। फिर अगर इस कौशल का जो विकास बच्चों में हो चुका है, फिर हमारी कुछ अपेक्षाएं बच्चों से रहती हैं। वो क्या क्या रहती हैं कि उच्चारण की शुद्धता, बच्चों का जो उच्चारण हो वो कैसा हो, शुद्ध हो। बोधगम्य भाषा, ऐसी भाषा जो दूसरों के समझ में आसानी से आ सके। स्पष्टता, मतलब उनकी जो बात है वो बिल्कुल स्पष्ट टू द पॉइंट होनी चाहिए। गतिशील भाषा, जो फ्लो है वो बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। मधुरता, आवाज़ में मिठास होनी चाहिए। सर्वमान्य भाषा, ठीक है, ऐसी भाषा जो सबके अनुकूल हो। भाषा की प्रभावशीलता, कि वो कैसा प्रभाव बाकियों पे छोड़ती है। सहज स्वाभाविकता होना चाहिए, बनावटीपन नहीं होना चाहिए। अवसरानुकूल भाषा, कि किस अवसर पे कैसी भाषा का प्रयोग करना है बच्चों को ये पता होना चाहिए। शिष्टतापूर्ण भाषा,
समाज के नियमों में रहकर ही बच्चों को क्या होनी चाहिए, किस तरह की बात करनी है, ये बच्चों को इस बात का ज्ञान होना चाहिए। तो अभी यहाँ पे हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो